हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम अन्नू एंड वेलकम बैक वी क्रिएट जेआर फोल्डर। सो फ्रेंड, हमारी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम काफ़ी एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसके अंदर हम कुछ एमसीक्यू इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे आपके इकोनॉमिक्स के। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है बच्चों। मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस। जो आपका मार्जिनल रिवेन्यू किसका, मोनोपोली फर्म का, वो कम है किससे, प्राइस से। रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं आपको रीजन बताऊं, इसका रीजन क्या होता है, आपका जो आपका डिमांड का होता है ना, वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। यही एक मेन रीजन है कि आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या होता है, कम होता है किससे, प्राइस से। जो भी फर्म होती है, जो भी क्या होती है, प्राइज मेकर फर्म होती है, सारी की सारी जितनी भी प्राइज मेकर फर्म है उनका जो भी डिमांड का होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इस बात को याद रखना। प्राइज मेकर, मैंने क्या कहा यहाँ पे, प्राइज मेकर, ठीक है ना, प्राइस टेकर नहीं। प्राइस टेकर की बात करो तो आपकी क्या, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, इस बात को याद रखना। उसका डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। आपका प्राइस, जो भी आप कितने भी यूनिट सेल कर लो, आपका प्राइस क्या रहने वाला है, हर एक यूनिट का सेम रहने वाला है। लेकिन जो भी प्राइस मेकर है उनको अगर अपनी क्वांटिटी क्या करनी है, अपनी डिमांड को इंक्रीज करना, तो अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए इनका डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, कम होगा प्राइस से। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोई यूनिट सेल कर रहे हो, मान लो आप सेल कर रहे हो पेन को, ठीक है। अगर आप पेन को सेल कर रहे हो, अगर आपका प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कितनी होगी, पेन की, कम होगी। आपको डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मोनोपोली के अंदर। मान लो अगर कोई फर्म मोनोपोली है, तब भी अगर उसको अपनी डिमांड को इंक्रीज करना है, उसको ये लगता है कि मैं अपनी इस क्वांटिटी की डिमांड को इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मोनोपोली फर्म को भी कहीं ना कहीं अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। वरना जो लोग उस प्राइस को पे नहीं कर पाते तो क्या कर देंगे, उस चीज को स्किप कर देंगे, उस चीज को परचेज नहीं करेंगे, उसके लिए बिना ही रह जाएंगे। अगर उसका प्राइस डाउन है तो क्या कर लेंगे, उस चीज को परचेज कर लेंगे। तो मोनोपोली फर्म भी अपने डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, अपने प्राइस को रिड्यूस करते हैं। ये कंसेप्ट हर एक उस फर्म के लिए उसके ऊपर अप्लाई होगा जो फर्म क्या है, प्राइस मेकर है। उसके अंदर अपनी आपकी मोनोपोली आ जाए, फिर मोनोपोलिस्टिक फर्म आ जाए, ठीक है। अब देखो, डिमांड का क्या होता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर आप यहाँ पर एक पेन के 5 रुपए ले रहे हो तो आपकी डिमांड मान लो यहाँ कहीं है, इतनी क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, उसकी सेल कर रहे हो। आपने जैसे ही उस पेन का प्राइस रिड्यूस करके 4 रुपए कर दिया तो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, मान लो आप क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5, ठीक है ना। जैसे ही आपका प्राइस क्या हुआ, डाउन हुआ, तो आप कितनी क्वांटिटी सेल करने लगे, 6 क्वांटिटी सेल करने लगे उस पेन की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल रिवेन्यू की, तो टोटल रिवेन्यू आपको कैसे निकलता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई आपका प्राइस। तो क्वांटिटी, तब आपकी क्वांटिटी 5 सेल करके आपका प्राइस क्या था, 5 रुपीज था, तो यहाँ पे कितना, 25। तब आप क्वांटिटी कितनी कर दिया आपने, तब आपने अपना प्राइस कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो आप क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे थे यहाँ पे, 6 क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका जो भी क्या है, आपका टोटल वैल्यू कितना है यहाँ पे, 24। तो यहाँ पर अगर मैं निकालू अपना मार्जिनल रिवेन्यू, तो मार्जिनल रिवेन्यू आपका क्या होता है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू। यही तो आपका क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ, 1 रुपए का, क्वांटिटी में कितने का, 1 का। तो ओवरऑल मार्जिनल रिवेन्यू में कितने का चेंज हुआ, 1 रुपए का। तो यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू का क्या है, 1 रुपए। अगर मैं बात करती हूँ प्राइस की, ये मार्जिनल रिवेन्यू कितने प्राइस के ऊपर है, 4 रुपए के ऊपर, ठीक है ना। आपका प्राइस कितना है, 4 रुपए है, और आपका मार्जिनल रिवेन्यू कितना है, 1 रुपए है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साफ साफ के मार्जिनल रिवेन्यू कम है और आपका प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बच्चों आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। मार्जिनल रिवेन्यू फॉर मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस। तो वहां पे आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या था, 1 था, और आपका जो प्राइस था वो कितना था, वहां पे 4 रुपए था, तो कम था ना। किस केस में, आपका प्राइस मेकर के केस में। तो आपका क्यों, रीजन क्या था इसका, कि आपका डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है डिमांड कर्व का। बात क्लियर। अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन इज एनालाइज्ड बाय। जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी किसके अंदर, शॉर्ट रन के अंदर, वो कैसे एनालाइज की जाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
तो देखो कैसे डिसाइड की जाती है आपकी शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी, आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू, ठीक है ना। आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसा है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम फैक्टर यूज कर रहे हैं इसके लिए प्रोडक्शन के लिए, एक वेरिएबल फैक्टर है, एक फिक्स्ड फैक्टर है, तब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं। तो अगर याद हो आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। सबसे पहले क्या, आपकी इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, सेकेंड आपकी डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, और थर्ड आपकी नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न, ठीक है ना। आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न में क्या था, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो, मान लो आपके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, जो आपके पास क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हम जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, लाइक आप कैपिटल आप लगा रहे हो, या फिर आपके पास जो आपका प्लांट कैपेसिटी उसको इंक्रीज करना, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप इंक्रीज किसके अंदर कर सकते हो, अपने लेबर के अंदर क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो मान लो आपने फर्स्ट टाइम अपने लेबर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो फर्स्ट स्टेज में तो आपका जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वो किस रेट से होगा, आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न आएगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग रेट से क्या होगा, वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन धीरे धीरे वो प्रोडक्शन किससे इंक्रीज होने लग जाएगा, इंक्रीज तो होगा, लेकिन वो डिक्रीज मतलब कि डिक्रीजिंग रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और फिर थर्ड में क्या था, वो नेगेटिव चला जाएगा, वो इंक्रीज ही नहीं होगा। ये हमने 3 पढ़े थे ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये किसका पार्ट आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं किसकी, रिटर्न टू स्केल की, रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है, जो हम बात करते हैं किसके अंदर, लॉन्ग रन के अंदर, प्रोडक्शन एक्टिविटी किसके अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। तो आप क्या पढ़ते हो, रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। इसके अंदर भी हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं रिटर्न टू स्केल की, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग स्टेज, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बात करें लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में लंबा टाइम है, आप अपने फिक्स फैक्टर के अंदर भी चेंज कर सकते हो। अब ये सोच के बताओ, अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो लॉन्ग रन के अंदर चेंज कर रहा है अपने फैक्टर के अंदर, तो वो एक रैशनल डिसीजन लेगा ना, हर चीज को सोच समझ कर करेगा। तो क्या कभी वो नेगेटिव में जा सकता है, हाँ ये कह सकते हैं हम लोग, पहले तो इंक्रीजिंग होगा, फिर कांस्टेंट, और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो नेगेटिव में लॉन्ग रन के अंदर कभी भी नहीं, उसका जो भी लॉन्ग रन की बात करते हैं वहां पे नेगेटिव प्रोडक्शन कभी भी नहीं होगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या, आप लॉन्ग रन की बात कर रहे हो। तो आपका जो फर्स्ट आपका जो ये है क्या, यहाँ पे क्या, इकोनॉमिक रिटर्न टू स्केल। तो इकोनॉमिक रिटर्न टू स्केल का मतलब यहाँ पे क्या है, तब आप रिटर्न टू स्केल में सबसे फर्स्ट स्टेज होता है आपकी जो क्या, इंक्रीजिंग स्टेज होती है, उसका एक रीजन क्या होता है इंक्रीज होने का, कि आपके पास इकोनॉमिक स्केल होता है। इकोनॉमिक स्केल का मतलब कि आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, वहां पे बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो आपके पास क्या है, इकोनॉमिक एडवांटेज है, तो आपकी कॉस्ट भी वहां पे क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे बात क्लियर हुई, तो यहाँ पे सी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For an inferior good, income consumption curve and the angel curve are, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो इंफीरियर गुड्स के लिए आपका आईसीसी कर्व और आपका एंजल कर्व की शेप कैसी होती है, ठीक है। आपको पहले तो ये तो पता ही होगा आईसीसी कर्व क्या होता है और आपका एंजल कर्व क्या होता है। दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी इनकम कंजम्पशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनकम, कि आपकी जो इनकम चेंज हो रही है उसके कारण, आपकी मनी इनकम में चेंज आने के कारण जो आपकी डिमांड है उसमें क्या चेंज आ रहा है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है आपको, आईसीसी कर्व, ठीक है ना। तो आईसीसी कर्व की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लो या आपकी क्या है, बजट लाइन, आपकी इतनी इनकम है, आपकी बजट लाइन है, तो इस बजट लाइन पे आप फॉर एग्जांपल मान लो इतनी कमोडिटी वाई की खरीदते हो, इतनी कमोडिटी किसको खरीदते हो, एक्स की। जैसे ही आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। जैसे ही इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आप क्या कमोडिटी भी क्या करना स्टार्ट कर दोगे, ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, आपका क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आपका आईसीसी कर्व, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट गिवन, जैसे कि आपकी मनी इनकम इंक्रीज होती है तो उस वक्त आप कितना ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो गुड एक्स को और गुड वाई को। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो आप मेन डिफरेंस की बात करूं मैं आईसीसी कर्व और एंजल कर्व के अंदर, तो आईसीसी कर्व दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। अगर मैं एंजल कर्व की बात करती हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आप जो कमोडिटी है एक पर्टिकुलर गुड की वो कितनी परचेज कर रहे हो।
यहाँ पर ये डिफरेंस क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, मेरे को ये बताओ। आईसीसी करो और एंजल करो। आईसीसी करो आपका अलग अलग गिवन लेवल ऑफ इनकम में दो कमोडिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही तो आप वाई की कितनी परचेज करते हो, एक्स की कितनी परचेज करते हो। अगर मैं एंजल कर्व की बात करूं तो वो आपको एक साइड आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है और एक साइड आपकी उस गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लो फॉर एग्जांपल एक्स की, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही तो आप कितना कमोडिटी किसकी खरीद रहे हो, एक्स की खरीद रहे हो, ठीक है। ये आपको कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका एंजल कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एंजल कर्व की बात करूं, मान लो आपकी इनकम पहले इतनी थी, वाई इनकम थी, ठीक है ना। तो उस पे आप कितनी कमोडिटी परचेज कर रहे थे, आप कमोडिटी परचेज कर रहे थे यहाँ तक, ठीक है। इस प्राइस पे आप इतनी कमोडिटी, इतनी क्वांटिटी उस एक्स गुड की परचेज कर रहे थे। जैसे ही आपकी इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो आप कितनी कमोडिटी परचेज करने लगी उसकी, आप परचेज करने लगे इस लेवल तक, ये वाला, ठीक है। अब मैं इन पॉइंट्स को मिला देती हूँ, तो ये आपके जो पॉइंट्स मिलने के बाद जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपके लिए एंजल कर्व। तो पहले ये बताओ तो डिफरेंस क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ आईसीसी और एंजल कर्व के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अगर आपका जो गुड्स है वो कैसा है, इंफीरियर गुड है, तो उस केस में जो कर्व की स्लोप है वो किस तरह का होगा। अगर मैं बात करती हूँ आईसीसी कर्व की, तो आईसीसी कर्व में दो चीजें देखी जाएंगी, क्या कि आपका जो इंफीरियर गुड है वो वाई है या फिर इंफीरियर गुड है एक्स है। दोनों में जो स्लोप बनेगा आपका आईसीसी कर्व का दोनों में अलग बनेगा, ठीक है। और मैं एंजल कर्व की बात करूँ तो उसके अंदर इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप होता है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपका ये क्या है, आईसीसी का हम रिप्रेजेंट बना रहे हैं। आपका ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है, और एक्स गुड आपका क्या है, इंफीरियर नेचर का गुड है, ठीक है। तो आपकी ये बजट लाइन है, इस बजट लाइन पे आप जहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व कट करेगा वहां पर आप इतनी कमोडिटी क्या करोगे, परचेज करोगे। तो आप इतनी कमोडिटी क्या करते थे, परचेज करते थे, ठीक है ना। इतनी वाई की और इतनी किसकी, एक्स की। जैसे ही आपकी जो ये बजट लाइन है अपवर्ड शिफ्ट हुई, तो आप बात कर रहे हो इंफीरियर गुड की, तो एक्स कमोडिटी आप क्या करने लग जाओगे, अब कम परचेज करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका ये यहाँ पे इंडिफरेंस का। तो उस केस में आपका वाई नॉर्मल गुड है, वाई को ज्यादा परचेज करोगे कंपेयर टू किससे, एक्स से। तो एक्स कमोडिटी क्या करना स्टार्ट कर दोगे, आप कम परचेज करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर पहले क्या करते x1 और अब कितनी करने लगे x2, तो आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया उसको खरीदना। अब इस केस में जो आपकी शेप है किसकी, आपके आईसीसी कर्व की, वो कैसी बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, यू, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है, ऊपर तरफ जा रहा है लेकिन वो क्या कर रही है, बेंड कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं किसकी, वाई कमोडिटी आपकी क्या है, इंफीरियर, और एक्स आपका क्या है, नॉर्मल गुड है। एक्स आपका क्या है, नॉर्मल गुड है, और वाई आपका क्या है, इंफीरियर गुड है। तो उस केस में आप मैं बात करूं तो उस केस में क्या होगा, मान लो ये आपकी क्या है, बजट लाइन है, ये आपका क्या है, यहाँ पे इंडिफरेंस का कट करता है, और इतनी कमोडिटी आप एक्स की परचेज करते हो और इतनी किसकी परचेज करते हो, वाई की परचेज करते हो। जैसे ही आपकी बजट लाइन अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई, तो उस केस में क्या, वाई कमोडिटी को कम परचेज करना स्टार्ट कर दोगे, एक्स को ज्यादा करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वाई आपका क्या है, इंफीरियर गुड है, तो आप उसे क्या करोगे, कम परचेज करोगे। तो आपका जो इंडिफरेंस का कहीं यहाँ कट करेगा उसको। तो इस केस में क्या किया, वाई को कम परचेज करना स्टार्ट कर दिया और एक्स को क्या कर दिया, ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दिया, y1 और आपकी x1 यहाँ कमोडिटी। तो इस केस में जो आपका जो स्लोप बनेगा वो किस तरह का बनेगा, जैसे जैसे हर बार क्या करोगे, आप उसको कम परचेज करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे फिर इनकम लाइन ऊपर की तरफ, बजट लाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, फिर क्या करोगे, एक्स वाई कमोडिटी को और रिड्यूस कर दोगे, तो कहीं यहाँ पे टच करेगा। तो इस केस में जो आपका स्लोप है वो किस तरह का बनेगा, जो आपकी आईसीसी कर्व का स्लोप है किस तरह का बनेगा, वो आपका बनेगा कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरह से, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्लियर हुआ। दोनों केस में मेरा क्या हुआ, डिमांड कर्व अलग अलग केस का बना। अगर मैं आईसीसी कर्व की क्या करती हूँ, बात करती हूँ, यहाँ पर अगर मेरी एक्स कमोडिटी मेरी क्या है, इंफीरियर है, तो मेरा जो आईसीसी कर्व कैसा बना, अपवर्ड साइड बना, लेकिन क्या है वो पीछे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। इस केस में क्या है वो डाउनवर्ड
स्लोपिंग है। तो दोनों केस में क्या है, मेरा अलग अलग आईसीसी कर्व है। अगर मैं बात करती हूँ एंजल कर्व की, तो एंजल कर्व में आपका जो शेप बनेगी वो किस तरह की बनेगी, वो बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, एंजल कर्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनेगा, मान लो ये आपका एंजल कर्व है, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका इनकम को रिप्रेजेंट करता है आपका एंजल कर्व, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो एक्स कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी क्या है, इंफीरियर नेचर की है, ठीक है। जैसे ही आपकी जो इनकम थी वो इस लेवल पे थी, ठीक है, तो आप मान लो इतनी कमोडिटी क्या करते थे, उसकी परचेज करते थे यहाँ पर। जैसे ही आपकी इनकम कम हुई, आपने क्या किया, उसको कम करना से परचेज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इनकम और ज्यादा हुई, आपने और क्या किया, और कम करना परचेज कर दिया। तो आपका जो एंजल कर्व वो कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग टाइप का, ठीक है। तो आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे ये एंजल कर्व है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा कि इंफीरियर गुड में आपका एंजल कर्व कैसा बनता है, तो वो बनता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग का। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्लोप हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, आपका क्वेश्चन दे रखा है क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी से, कि जो क्या कह रहा है, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन रोल ऑफ मनी एज। जो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आपके, ठीक है, हम दो तरह की इकोनॉमी पढ़ते हैं, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल। तो जो आपकी जो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या फोकस करते हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में, रोल ऑफ मनी के बारे में। उसको किस तरह से देखते हैं, वो रोल ऑफ मनी को वो देखते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो आपका मनी है ना, वो सिर्फ क्या काम करता है आपके लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है सिर्फ इस इकोनॉमी के अंदर, और कोई भी रोल नहीं है मनी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन दे रखी है मैंने, और डिफरेंस भी देखा क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल में क्या डिफरेंस है, फिर किसी भी पॉइंट से में से वो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे सकता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है, वो यहाँ से इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। तो ध्यान से देखना इस एक्सप्लेनेशन को। तो इसमें क्या कह रखा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मनी इज जस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी है सिर्फ एक्सचेंज का काम करती है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करती, ना तो इनकम को इन्फ्लुएंस करती है, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करती है किसी भी कंट्री की। अगर मैं और शब्दों में कहना चाहूँ तो मनी सप्लाई है जो वो सिर्फ क्या करती है, जो सर्कुलेशन काम करती है और एक फंक्शन परफॉर्म करती है, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए। अब देखते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं जल्दी जल्दी इनके अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्लासिकल फोकस किसके ऊपर करती है, प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है ना, कि प्रोडक्शन कितना करना है गुड एंड सर्विस का। अगर मैं वही बात करूँ न्यू क्लासिकल की, तो वो एक इंडिविजुअली ऑपरेट करती है विद इन द इकोनॉमी, हाउ गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज्ड, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन को लेके चलती है, किस तरह से हम गुड एंड सर्विस को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका किसका पार्ट है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमी के ऊपर बेसिस, जिसमें हम इंडिविजुअली को देख के हम फिर फर्म की स्टडी करते हैं, फिर पूरी इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ पे। फिर सेकंड की बात करें तो हम इट आस्क दैट व्हाट एन इकोनॉमी ग्रो व्हिच डिपेंड ऑन द वेजेस एंड रेंट। ये किसके बारे में पूछती है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, जो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वेज और रेंट के ऊपर बात करती है, ठीक है ना। और नियो क्लासिकल हाउ इंडिविजुअल थ्रू हिज चॉइस इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी एज अ होल। कैसे एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है एज अ होल। क्योंकि सबसे पहले हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, फिर हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन को लेके चलते हैं, फिर हम फॉर्म की और इंडस्ट्री की इस तरह से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं कैसे एक पूरी इकोनॉमी को एज अ होल क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, इट एज्यूम दैट इकोनॉमी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग। तो क्लासिकल अप्रोच आपकी क्या सोचती है कि जो आपकी इकोनॉमी वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, जिसमें लेजिज फेयर की बात करते हैं हम क्लासिकल के अंदर, ठीक है ना। लेजिज फेयर पॉलिसी की बात करते हैं हम क्लासिकल अप्रोच के अंदर। एंड आउटपुट इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंस फैक्टर इन अकॉर्डिंग विद द कॉस्ट बोर्न बाय देम। तो जो आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे, किस किस फैक्टर कितनी कितनी कॉस्ट आई है, मतलब कितनी वेजेस है, कितना रेंट पे करना है, उसके बेस पे जो आउटपुट है वो क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बात क्लियर हुई। ये बात कौन करता है, क्लासिकल अप्रोच। अगर मैं न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करूं तो ये क्या कहता है, इट स्टेट प्राइस आउटपुट एंड इनकम आर गवर्न इन द मार्केट थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या कहता है कि जो भी आपकी आउटपुट है, आपकी इनकम है, वो सारी किसके द्वारा गवर्न होती है, आपकी डिमांड और सप्लाई, जिसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि हम देखते हैं कितना यूटिलिटी हमें उस प्रोडक्ट से मिली है उतना ज्यादा ही क्या होगा वहां से प्रॉफिट होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा ही मेरी क्या होगी वहां से इनकम जनरेट होगा, उतना ही मैं क्या करूंगी प्राइस सेट रखूंगी। लेकिन इसके अंदर सारी चीजें कैसे डिफाइन की जाती है कि उनकी कॉस्ट कितनी आई है, कितना मैंने वेज पे किया, कितना मैंने रेंट पे किया है, इसके बेस पे हम सब कुछ डिसाइड करते हैं क्लासिकल के अंदर। उसके अंदर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं है आपका क्लासिकल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिख रखा है, जो कंसेप्ट है यूटिलिटी का वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे क्या है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिसमें हम डिमांड और सप्लाई को देखते हैं अपना इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए। बात करूं मैं वैल्यू की, तो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट। जो आपकी वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वो कैसे डिसाइड की जाएगी कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। लेकिन मैं यहाँ बात करती हूँ न्यू क्लासिकल के अंदर, सोच के देखो हमने जितने भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपकी वैल्यू कितनी होगी प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन को देख के हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि उससे हमारे कितनी यूटिलिटी जनरेट हो रही है, तो उतनी ही क्या है वैल्यू है। मान लो जो यूटिलिटी मिल रही है उस प्रोडक्ट से वो क्या है ज्यादा मिल, तो वैल्यू क्या होगी मेरे लिए उस प्रोडक्ट की, वो क्या होगी ज्यादा होगी। हर पर्सन के लिए जो वैल्यू है न्यू क्लासिकल के अंदर वो डिफर कर सकती है, लेकिन अगर मैं क्लासिकल की बात करूँ तो वैल्यू क्या होगी सेम ही होगी, क्योंकि कॉस्ट क्या होगी सब पर्सन के लिए सेम ही कॉस्ट आएगी। बात क्लियर हुई यहाँ पे वाली, ठीक है। फिर देखो अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्या होगा, उसने क्या कहा है जो कॉस्ट होगी वही क्या होगी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट को डिटरमाइन करना एक तरह से हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का साइन है यहाँ पे प्रॉफिट को डिफाइन करना, क्योंकि वहां पे लिख रखा है कि कॉस्ट के इक्वल ही हमारी क्या है वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज इफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ गुड रिजल्ट इन हायर प्राइस देन कॉस्ट। अगर वहां पे प्राइस क्या है उसके कॉस्ट से ज्यादा है तो वहां पे प्रॉफिट भी क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो रैशनैलिटी, यहाँ पे हम रैशनैलिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, रैशनैलिटी को एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि कस्टमर क्या होता है रैशनल होता है। अगर वैल्यू उसको ज्यादा मिल रही है जितना वो प्राइस पे कर रहा है उससे, तो ही वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, वरना वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। एक बात और मैं कहूँ तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है एक तरह से, और यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब आएगा आपका, जब जहां पर सेविंग इक्वल टू किसके इक्वल होंगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी आपकी, तो वहां पर इक्विलिब्रियम अकर करता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब आएगा, तब आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा। तो ध्यान से देखना इसको बच्चों, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा आपका हेरोड-डोमर मॉडल से। तो आपका हेरोड-डोमर मॉडल है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बेस है, वो क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कब होगा, किसके बीच में इक्विलिब्रियम की बात करता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके हेरोड-डोमर मॉडल की, तो ये आया था 1930 के करीब, तब ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उस वक्त कई इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। तो उसी के अंदर आपका एक हेरोड-डोमर मॉडल है जिसने क्या बात की थी कि कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ की जाए और कैसे उस ग्रोथ को स्टेडी रखा जाए, ठीक है। ये बात की थी आपकी किसने, हेरोड-डोमर मॉडल ने। तो उस वक्त के जितने भी मोस्टली मॉडल थे वो किसकी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं सेविंग की, कि हमें क्या करनी है, सेविंग करनी है। हम ग्रोथ तभी कर सकते हैं तब हमारा लेवल ऑफ सेविंग क्या होगा, ज्यादा होगा और कैपिटल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसके इक्विलिब्रियम की बात करता है, आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम की बात करता है। तो यहाँ पर बच्चों सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द टर्म ऑफ लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल। क्या आपका लेवल ऑफ सेविंग कितना, उससे कितना आपने प्रोडक्शन किया, उस सेविंग को करके कितनी आपने क्या की, कैपिटल जनरेट की है, ठीक है। इसे कुछ एजम्पशन क्या है इस मॉडल की, कि हम ये मान के चलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, और नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, और हमारी इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। एक तरह से ये बात किसकी बात करिए, क्लासिकल अप्रोच के अंदर ये मॉडल आए थे, ठीक है। फिर आप देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑफ किंग इज द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट। जो आपका पॉइंट ऑफ किंग है, किंग डिमांड कर्व के अंदर वो क्या इंडिकेट करता है, प्राइस रिजिडिटी और आपके किसकी, क्वांटिटी की रिजिडिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपका प्राइस है जो क्या है, रिजिड है। आपका जो ये प्राइस जो आपने सेट कर रखा है इस पे ही प्राइस रहेगा, इससे ना ज्यादा प्राइस कर सकते और ना कम प्राइस कर सकते। इस तरह से होता है ना, यहाँ पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, ना हम इससे ज्यादा रख सकते हैं ना हम इससे कम रख सकते हैं। ये जो आपका ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपकी हाई इलास्टिसिटी होती है और यहाँ पर आपकी क्या होती है, लो इलास्टिसिटी,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखो इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से डायग्राम के थ्रू। देखो ये आपका क्या है, किंग डिमांड कर्व है। ये क्या कह रहा है कि आपने मान लो कोई फर्म है, यहाँ पर उसने क्या किया, अपना प्राइस यहाँ पर था, उसका प्राइस यहाँ पर था, उसने वो अगर प्राइस को इंक्रीज करने की सोचती है, तो जैसे ही ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व किसका था, ओलिगोपोली का, जैसे ही कोई भी ओलिगोपोली फर्म प्राइस इंक्रीज करने का सोचती है, तो उसी वक्त जो दूसरी फर्म वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे तो उसके भी कस्टमर कहाँ चले जाएंगे, उसकी दूसरी कॉम्पिटिटर फर्म के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर उसको प्राइस हाइक भी करती है तो एकदम से उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारे कस्टमर से कहाँ चले जाएंगे, उसकी कॉम्पिटिटर फर्म के पास चले जाएंगे। तो प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज होते ही उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, उसके काफी हद से ज्यादा कस्टमर उसके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो ये लेवल आपका, जो ये वाला लेवल है, ये वाला ऊपर वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, ये वाला लेवल आपका करता है हाई इलास्टिसिटी को। जैसे ही आपने इस लेवल से आगे कोई थोड़ा सा भी प्राइस किया, यहाँ तक किसी भी लेवल पे मान लो इतना भी प्राइस आपने कर दिया, तो आपकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मोस्टली आपके कस्टमर कहाँ से जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हाई इलास्टिसिटी है। बात क्लियर हो यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो अगर आप अपने प्राइस को क्या करते हो, डाउन करते हो, ठीक है, अपने प्राइस को क्या करते हो, इस प्राइस से डाउन करते हो कहीं पर भी इस लेवल पे, तो सारी फर्म भी क्या कर देंगी, उस प्राइस को डाउन कर देंगी, तो आपकी क्वांटिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या होता है, लो इलास्टिसिटी होती है। तो इस बात को याद रखना, जब किंग होता है ना जहाँ पे कर्व, उससे ऊपर आपकी इलास्टिसिटी हाई होती है और किंग के नीचे की इलास्टिसिटी आपकी क्या होती है, लो होती है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये गैप है आपका किसके अंदर, एमआर के अंदर, ये क्यों आता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी भी हो, आपकी कॉस्ट चाहे कितनी भी हो, चाहे आपकी कॉस्ट ज्यादा हो या कम हो, वो आपका प्राइस के ऊपर, आपकी क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। अगर आपने प्राइस थोड़े से भी हाई किए या फिर थोड़े से भी कम किए, तो दूसरी फर्म भी क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये गैप दे रखा है यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कॉस्ट MC1 से लेके MC3 तक कहीं पर भी लाई करे, वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल लेंगे आपके प्राइस के ऊपर, आपकी क्वांटिटी के ऊपर। तो कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिजिडिटी इन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है ना। मोस्टली तो हम क्वेश्चन में यही पढ़ते हैं कि प्राइस रिजिडिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हुई यहाँ पे सब बच्चों को, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्लियर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट इन बीओपी डेफिशिएंट मे बी इफेक्टिव थ्रू। आप बीओपी डेफिशिएंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ क्या क्या चीजें आपकी इम्पैक्ट होंगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी अगर आप बीओपी के अंदर क्या करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर हर एक चीज क्या होगी, इफेक्ट होगी, ठीक है ना। अगर आपने बीओपी डेफिशिएंट के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट किया, तो सोचो देखो बीओपी डेफिशिएंट है तो आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो, उस डेफिशिएंट को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उस केस में क्या आप इंपोर्ट को कंट्रोल करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जितने ज्यादा इंपोर्ट होंगे तो आपका डेफिसिट में और जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट को कंट्रोल करना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, तो ये भी इफेक्ट होगा इससे, ठीक है। तो ये भी होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन, आप एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोशन करोगे, ठीक है ना, अलग अलग तरह के प्रमोशन करोगे, जिससे क्या हो, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, क्या करने के लिए, डेफिसिट को सुधारने के लिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन भी इफेक्ट वहां पर होंगे, ठीक है। तो आता है फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, तो आपका जो भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल है उसके अंदर भी चेंज करना चाहोगे कि आप अपने बीओपी डेफिसिट को इंप्रूव कर सको, तो ये भी वहां पर इफेक्ट होगा। और हाँ, कंट्री क्या कर सकती है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी भी कर सकती है, अपना जो प्राइस, अपनी जो वैल्यू है किसकी, मनी की, उसको डिक्रीज कर सकती है। अब क्या बेनिफिट होगा डिक्रीज करने से, अगर कंट्री कोई भी डिवैल्यूएशन करती है अपनी करेंसी के अंदर, तो उससे उसके एक्सपोर्ट तो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। सोच के देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं रुपए की बात करती हूँ, मान लो $1 मिलता है 60 रुपीज में, ठीक है ना, हमारा बीओपी डेफिसिट आ रखा है, हमने क्या कर दिया, अब अपने रुपीज की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब वही $1 के बदले हमें 70 रुपए पे करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी कर दी। तो देखो अब एक्सपोर्टर वाले जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्री में, पहले उनको $1 के बदले कितने रुपए मिला करते हैं, 60 रुपीज, अब कितने मिलते हैं उनको, $1 रुपए 70 रुपीज मिलते हैं, तो उनका तो प्रॉफिट ही हुआ ना।
तो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या हुए मेरे इंक्रीज हुए और मेरे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे? अब जो इंडिया के अंदर वो सामान मंगवाते थे पहले 60 रुपीज पे करते थे $1 के बदले, अब कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उनको? 70। तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे मेरे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो डीवैल्यूएशन भी मेरा क्या होगा? इफेक्ट होगा अगर मैं इंप्रूवमेंट करना चाहती हूँ किसके अंदर? बीओपी डेफिसिट के अंदर। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? सारे आंसर हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। बात यहाँ पर ये क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर एंड रिजर्वेशन प्राइस इज कार्ड। क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिस है किस चीज की? आप चार्ज कर रहे हो हर एक कंज्यूमर से रिजर्वेशन प्राइस, तो वो कौन सी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आएगा? तो यहाँ पे देखो ये आएगा बच्चों थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेनली किसके अंदर करते हैं? मोनोपोली फर्म के अंदर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि आप अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर से क्या कर रहे हो? अलग अलग प्राइस को क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर मेनली 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है आपका सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक आपका होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। अगर मैं फर्स्ट डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि जो आपको लगता है कि सामने वाला आपको इतने रुपए पे कर सकता है इस प्रोडक्ट के लिए, आप उससे इतने ही प्राइस क्या कर लो? चार्ज कर लो। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है ना, मेरे को लगता है कि सामने वाला पर्सन इस पेन के लिए 100 रुपीज पे कर सकता है तो मैं उसे 100 रुपीज चार्ज कर लूँ। अगर मेरे को लगता है कि सामने वाला पर्सन इसके लिए 200 रुपीज दे सकता है तो मैं उसे क्या कर लूँ? 200, क्योंकि उसकी नीड कितनी है उस प्रोडक्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उससे प्राइस चार्ज करना। वो आपका किसका पार्ट है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट, तो उसका अंदर क्या आ जाएगा? जो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है। अगर आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करते हो तो कम प्राइस चार्ज करते हो, अगर आप सिंगल क्वांटिटी परचेज करते हो तो ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा पर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो थर्ड डिग्री में आपका क्या आ जाएगा बच्चों? तब आप रिजर्वेशन के बेस पे क्या करते हो? अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो। फॉर एग्जांपल रेलवे वाले करते हैं, बच्चों के लिए टिकट का फेयर अलग होता है, ओल्ड एज पर्सन के लिए टिकट का फेयर अलग होता है, ठीक है ना। और आपका क्या जो अडल्ट होते हैं उनके लिए टिकट का फेयर क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका किसके अंदर आ जाएगा? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाएगा। और आपका ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करते हैं पीक लोड प्राइस, पीक लोड प्राइस क्या होता है कि तब डिमांड ज्यादा हो तब प्राइस ज्यादा चार्ज करना, तब उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसको क्या करना? प्राइस को कम चार्ज करना। आंसर अब देखो आपका 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों? टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट? जो टूथपेस्ट है वो किस टाइप ऑफ मार्केट का एग्जाम्पल है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। जल्दी से इसका आंसर जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या होगा आपका? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वेरी गुड, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर फर्म? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी? प्राइस टेकर फर्म की। प्राइस टेकर फर्म क्या? टोटल रिवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी नहीं होता, वो तो कोई भी फर्म हो, प्राइस टेकर हो या फिर प्राइस मेकर हो, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था प्राइस मेकर फर्म, ठीक है ना। तो आपका टोटल रिवेन्यू वहां पर भी प्राइस इंटू क्वांटिटी निकलता है, यहाँ पे भी कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल होगा? आपके प्राइस के इक्वल होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और आपका मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल होगा? आपके प्राइस के इक्वल होगा, ये भी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? आपका तीनों इसी को रिप्रेजेंट करता है, आपका एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और आपका प्राइस, सभी क्या करते हैं? सिक्वेंट लाइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपका डिमांड का वो नेगेटिव स्लोप नहीं होता। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व किसका होता है? जो फर्म क्या होती है? मेरी प्राइस मेकर होती है, उनका डिमांड कर्व आपके लिए क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। लेकिन जो फर्म प्राइस टेकर होती है उनका डिमांड कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये इसका डिमांड कर्व होगा। तो यहाँ पे आपकी सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मिडिल ईस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑयल कंपनी बाय फॉर्मिंग अ कार्टेल जॉइंटली डिसाइड आउटपुट एंड प्राइस ऑफ ऑयल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिडिल ईस्ट कंपनी, जो ऑयल कंपनी है उन्होंने क्या बना रखा है? कार्टेल बना रखा है, ठीक है ना, जहां पर वो जॉइंटली डिसाइड करते हैं क्या आउटपुट, कितना आउटपुट सेल करेंगे, क्या प्राइस पे उसको सेल करेंगे। जॉइंटली डिसाइड करते हैं और फिर क्या करते हैं? सेल करती हैं। तो एक कार्टेल का किसका पार्ट है? हम कार्टेल में 2 चीजें पढ़ते हैं, कोलिजिव और नॉन कोलिजिव। तो ये किसका पार्ट है? आपका कोलिजिव ओलिगोपोली का। कोलिजिव में क्या कि आप लोग कार्टेल बना लेते हो, जॉइंटली डिसाइड करते हो कितना आउटपुट सेल करना, किस प्राइस पे सेल करना है, ठीक है ना। क्या करने के लिए? अपने कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोलिजिव ओलिगोपोली। बात क्लियर हुई? अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? there is a cutthroat competition and a high degree of interdependence
बिटवीन द फर्म अंडर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हद से ज्यादा कॉम्पिटिशन है, और हाई डिग्री इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन, मतलब हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस का मतलब कि एक प्राइस डाउन कर दूसरी प्राइस क्या कर रही है, डाउन कर रही है। एक की प्राइस अगर एक फर्म हाई करे तो दूसरी फर्म प्राइस को हाई नहीं करेगी, इससे क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से अपने प्राइस को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मतलब मोस्टली पैसा कहाँ स्पेंड करते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कि उनकी सेल क्या उसके इंक्रीज हो सके। तो किसका पार्ट आपका, नॉन पॉलिसी का। पॉलिसी हमने ऊपर पढ़ी, जहां पर सारी फर्म क्या करती है, कार्टेल बना लेती हैं और सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी क्या करती है, सेल करती है। और नॉन कोलिसिव जहां पर उनके बीच में कोई भी कार्टेल नहीं है एक तरह से, ठीक है ना, वहां पे हाई डिग्री इंटरडिपेंडेंट है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हाई रुपीज, मतलब कि हाई अमाउंट किसमें स्पेंड करते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, हाई अमाउंट अपने सेल के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो किसका पार्ट बन जाएगा आपका, नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली का, जिसके अंदर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। बात करें तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक द डिमांड कर्व विल बी। अगर जो डिमांड है किसकी, कमोडिटी की, क्या है आपकी, लेस इलास्टिक है, तो आपका डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी। तो पहले ये बताओ लेस इलास्टिक क्या होता है। लेस इलास्टिक का मतलब ये तो होता है ना कि इलास्टिसिटी उसके अंदर है लेकिन थोड़ी कम है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा चेंज किसमें हो रहे हैं, डिमांड में। अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक की बात करूं तो प्राइस में बिल्कुल मिनिमम चेंज होने से ही डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है ना, जिसके अंदर मेरा जो डिमांड को कैसा बनता है, मेरा हॉरिजॉन्टल शेप का बनता है। यहाँ पे बात कर रहा है लेस इलास्टिक की, तो प्राइस में चेंज होने से ज्यादा चेंज किसके अंदर आ रहा है, ज्यादा चेंज आ रहा है मेरा डिमांड के अंदर। तो देखो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। मान लो आपके प्राइस है और ये आपकी डिमांड है। जैसे ही आपके प्राइस कितने थे, मान लो 6 रुपीज था, डिमांड कितनी करते थे, 4 यूनिट की। जैसे ही प्राइस आपने क्या कर दिए, कम कर दिए, कम करके मान लो आपने प्राइस कर दिए 5 रुपए के, तो इस केस में तो आपकी 4 डिमांड थी, ठीक है ना। जैसे प्राइस के 5 रुपए, तो आपकी डिमांड कितनी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 4 से 6 यूनिट क्या कर दी, डिमांड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिमांड कितनी इंक्रीज होगी, सीधा 2 यूनिट से, और प्राइस में सिर्फ 1 यूनिट का ही चेंज आया है, ठीक है। तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा चेंज होना डिमांड के अंदर, प्राइस से ज्यादा किसके अंदर चेंज हुआ, डिमांड के अंदर चेंज हुआ। तो आपका जो ये कर्व है कैसा बना, इस शेप का बना, ठीक है ना। तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग में भी आपके दो तरह के डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। एक तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग किस तरह का, एक तो आपका डाउनवर्ड फ्लैटर या फिर स्टीपर। तो किस तरह का, आपका फ्लैटर, ठीक है, जिसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग हो लेकिन फ्लैटर हो, ये आपका क्या होगा, लेस इलास्टिक। अगर मैं बात करती हूँ लेस इन इलास्टिक की, इन इलास्टिक मतलब कि उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं है, कम चेंज होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कम चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस 6 रुपए थे, ठीक है, डिमांड कितनी थी आपकी, 4 रुपए थी। जैसे ही प्राइस आपने क्या कर दिए, 5 रुपए कर दिए, डिमांड में मिनिमम चेंज हुआ। मान लो आपने प्राइस कर दिया फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 6 रुपए से आपने प्राइस कितना कर दिया, यहाँ 3 रुपए, ठीक है ना। लेकिन डिमांड के अंदर बहुत कम क्या आया, चेंज आया। मान लो 5 यूनिट ही आप क्या कर रहे हो, परचेज करो। डिमांड के अंदर प्राइस के अंदर क्या है, ज्यादा डिफरेंस है, और डिमांड के अंदर क्या, कम डिफरेंस है। इसको हम कहेंगे लेस इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना, कि इलास्टिसिटी इसके अंदर क्या है, कम है। तो यहाँ पर डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन क्या है, यहाँ पे स्टीपर है, ठीक है। और यहाँ पर डिमांड का क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन यहाँ पे फ्लैटर है, ठीक है ना। फ्लैटर किस केस में होता है आपका, लेस इलास्टिक के केस में, और स्टीपर किस में होता है आपका, लेस इलास्टिक के केस में। बात क्लियर हुई। अगर मैं बात करूं परफेक्टली इलास्टिक की, तो परफेक्टली इलास्टिक में आपका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बन जाता है। अगर मैं बात करूं परफेक्टली इन इलास्टिक की, तो आपका बन जाता है वर्टिकली, कि क्वांटिटी सेम रहेगी, प्राइस में आप कितना भी चेंज क्यों ना कर लो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है ना, लेकिन क्या आपका फ्लैटर। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपका 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक। आ गया ना वही, डिमांड कर्व आपका क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। अभी जस्ट अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, जल्दी इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करा, तो राइज इन प्राइस को जो फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, इसने क्या कहा, प्राइस के अंदर राइज किया, ठीक है ना। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए, डिमांड क्या होगी, कम होगी। या तो परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि इनइलास्टिक का मतलब कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो ये आंसर क्या है इसका, गलत है। और फॉल इन प्राइस कोज राइज इन सेलर ऑफ टोटल रिसिप्ट, तो ये भी इसका आंसर क्या है, गलत है। द कमोडिटी इन क्वेश्चन इज वेरी पेरिसिएबल। कमोडिटी क्या है मेरी, पेरिसिएबल कमोडिटी है। और फोर्थ क्या मेरा, अ चेंज इन प्राइस डज नॉट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, मतलब कि आप प्राइस में कितना ही चेंज करो लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने डिस्कस किया था ऊपर वाले, अभी जस्ट
अभी ऊपर, ठीक है ना, ये इनइलास्टिक वाला कि आपका प्राइस कितना भी आपने प्राइस चेंज किया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी क्या रही आपकी अनचेंज रही, वो क्या था आपकी इनइलास्टिक थी। तो यहाँ पे आपका जो डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 14th का। अब देखो आपका 15th क्वेश्चन क्या है बच्चों आज का, द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्या कर दिया आपने, डीवैल्यूएशन कर दिया। अभी बताया था मैंने आपको डीवैल्यूएशन का मतलब कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू हो क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। वुड इंक्रीज द एक्सपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट क्या हो गई, एक्सपोर्ट अर्निंग इंक्रीज हो गई। ये कब पॉसिबल है, तब आपकी इलास्टिसिटी कैसी हो। अब सोच के देखो, बाहर वाले लोग जो फॉरेन कंट्री वाले लोग हैं, जैसे ही उनके सामने प्राइस कम हुए उस प्रोडक्ट के, ठीक है ना, जैसे ही प्राइस कम हुए उस प्रोडक्ट के, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको ज्यादा परचेज कर रहे हैं। तो ये किस केस में होता है, इलास्टिसिटी या फिर इनइलास्टिसिटी के केस में, ये होता है इलास्टिसिटी केस में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए 15th क्वेश्चन तक ये रखते हैं, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस छोटा सा और बता दूं। एक वर्ड आता है कई बार डिवैल्यूएशन और एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। अब मेरे को डिफरेंस बताओ जल्दी, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी और डिवैल्यूएशन ऑफ मनी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी दोनों का मतलब ही क्या है कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। करेंसी की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिवैल्यूएशन ये बाय इंटरफेयर के द्वारा की जाती है। इंटरफेयर किसका, गवर्नमेंट का या फिर आरबीआई का, ठीक है ना। वो तब होता है क्या, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑफ मनी की बात करूं तो वो आपकी डिमांड और सप्लाई, कितनी डिमांड है आपकी करेंसी की, क्या सप्लाई है आपकी करेंसी की मार्केट के अंदर, उसके बेस पे आपकी जो करेंसी है, वैल्यू की जो वैल्यू है करेंसी की, वो रिड्यूस होती है डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जितने भी हमने आज की क्लास में किए ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।